विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। प्राचीन भारत का इतिहास कर रहे थे हम लोग, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उसमें आज हमारा नया टॉपिक है वैदिक कालीन सभ्यता यानी सिविलाइजेशन ऑफ वैदिक पीरियड 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि वैदिक पीरियड कब से कब तक का माना जाता है, तो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच में। ठीक है, तो सबसे पहले वैदिक काल प्राचीन भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण कालखंड है। वैदिक काल, इसके दौरान वेदों की रचना हुई। हड़प्पा संस्कृति के पतन के उपरांत भारत में जिस नई संस्कृति का आविर्भाव हुआ उसकी जानकारी के स्रोत मुख्यतः वेद हैं। अब यहां से फिर क्वेश्चन बनेगा कि वैदिक कालीन जो सभ्यता है उसके जो जानकारी के स्रोत के रूप में सबसे महत्वपूर्ण स्थान किनका है, तो वेदों का है। किसका है? वेदों का है। वेदों के आधार पर ही इस सभ्यता को वैदिक सभ्यता की संज्ञा प्रदान की गई। वेदों की रचना काल के आधार पर इस काल की सभ्यता को दो कालखंडों में विभक्त करते हैं हम लोग। नंबर 1 है ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, और नंबर 2 उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। तो अब दोनों के अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं। वैदिक काल कब से कब तक? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, और ऋग्वैदिक काल जो है वो 1500 ईसा। अगर बोलेगा वैदिक काल तो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। अगर बोलेगा ऋग्वैदिक काल तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, यानी 1500 बीसी से 1000 बीसी बिफोर क्राइस्ट, है ना। उत्तर वैदिक काल बोलेगा तो 1000 बीसी से 600 ईसा पूर्व। इतना समझ में आ गया? ठीक है। अब है आर्यों का मूल निवास। सबसे पहले तो ओरिजिन हैबिटेट ऑफ द आर्यंस जब हम देखते हैं तो उसमें अलग अलग विद्वानों ने क्या किया, अलग अलग राय दी है, उनके हिसाब से भी चलना है। फिर जो सबसे क्या प्रमाणिक जो जगह होगी तो उसको हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे, उसको सबसे ज्यादा याद करना आपने। ठीक है, तो आर्य कहाँ के मूल निवासी थे, इस संदर्भ में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान आर्यों का मूल निवास स्थान आर्कटिक क्षेत्र को मानते हैं, तो कुछ विद्वान भारत, मध्य एशिया और अन्य स्थानों को बताते हैं। ठीक है, अब आर्यों का निवास स्थान आर्कटिक यानी उत्तरी ध्रुव प्रदेश, नॉर्थ पोल को किसने माना है, तो बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने अपनी पुस्तक द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस, आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस। फिर यहां से क्वेश्चन बनेगा द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस किसने लिखी? आंसर होता है क्या? बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक। इतना समझ में आ गया? तो उन्होंने अपने आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस में यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि आर्यों का मूल निवास स्थान आर्कटिक या उत्तरी ध्रुव प्रदेश था। उनके अनुसार आर्यों ने ऋग्वेद की रचना सप्त सिंधु प्रदेश में की थी। ऋग्वेद की रचना कहां पर की? 7 नदियां, 7 नदियों का जो प्रदेश है उसको बोलते हैं सप्त सिंधु प्रदेश, है ना, उसके बीच का जो स्थान है। ऋग्वेद के एक सूक्त में दीर्घकालीन उषा का वर्णन है। यह दीर्घकालीन उषा उत्तरी ध्रुव में ही दिखाई देती है। दीर्घकालीन उषा मतलब ऊपर वही 6 महीने का दिन 6 महीने की रात होती है। एकदम हम ऐसे भी नहीं बोलेंगे एकदम आर्कटिक के बिल्कुल पॉइंट पर, लेकिन अगल बगल जहां पर कि दिन और रात के होते हैं बड़े लंबे होते हैं। तो क्योंकि ऋग्वेद में दीर्घकालीन उषा का वर्णन है तो इसलिए बाल गंगाधर तिलक जी ने उस लाइन को आधार बनाया और कहा कि आर्यों का मूल निवास कहाँ था? आर्कटिक प्रदेश था या उत्तरी ध्रुव प्रदेश था। ठीक है, इन्होंने महाभारत में वर्णित सुमेरु पर्वत का साक्ष्य प्रस्तुत किया है जहां 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। इस आधार पर तिलक ने आर्कटिक या उत्तरी ध्रुव प्रदेश को आर्यों का मूल निवास स्थान बताया है, किंतु मात्र साहित्यिक साक्ष्य के आधार पर ही तिलक के मत को स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा आर्यों ने स्वयं ही सप्त सिंधु प्रदेश को देवकृत्य योनि अर्थात देवताओं द्वारा निर्मित बताया है। देवकृत्य योनि मतलब देवताओं द्वारा निर्मित बताया है। ठीक है, अगले जो विद्वान हैं डॉक्टर DS त्रिवेदी हैं और पंडित गंगानाथ झा हैं, LD कल्ल हैं। इन विद्वानों ने आर्यों का मूल निवास स्थान भारत में स्थित विभिन्न क्षेत्रों को बताया है। जैसे DS त्रिवेदी जो हैं वो बताते हैं कि मुल्तान स्थित देविका, मुल्तान को मानते हैं। किसको मानते हैं? मुल्तान पाकिस्तान में पड़ता है वर्तमान में, तो मुल्तान स्थित देविका को DS त्रिवेदी जी मूल निवास मानते हैं किनका? आर्यों का। पंडित गंगानाथ झा जी बोलते हैं ब्रह्मर्षि देश। पंडित गंगानाथ झा क्या बोलते हैं? ब्रह्मर्षि देश। LD कल्ल बोलते हैं कश्मीर तथा हिमालय। अविनाश चंद्र दास बताते हैं सप्त सिंधु प्रदेश, सप्त सिंधु प्रदेश।
इन विद्वानों का मत मान्य नहीं है, क्योंकि यदि आर्य यहाँ के मूल निवासी होते तो वे सर्वप्रथम अपने ही देश का आर्यकरण करते, जबकि समस्त दक्षिणी भारत आर्य संस्कृति के प्रभाव से अछूता है और यह आर्यों के भारतीय मूल के सिद्धांत के विरुद्ध सबसे प्रबल प्रमाण है। नीचे जो संस्कृति थी वो कौन सी है? द्रविड़ संस्कृति है। अगर वो यहीं के मूल निवासी होते तो सबसे पहले अपने देश का क्या करते? आर्यकरण करते। अब फिर मैंने आपको ये बता दिया कि देखो ये तो सब क्या है कि उपनिवेशवादियों द्वारा इतिहास लिखा गया, उनके द्वारा जो दिमाग में डाला गया वो चीज क्या हो गई? बन गई। तो लेकिन हमें इन्हीं के हिसाब से चलना पड़ेगा फिलहाल, है ना। अगला आर्यों का मूल निवास यूरोप को कौन बताते हैं? तो गार्डन चाइल्ड, पी गाइल्स, पेनका और हर्ट। कौन कौन नाम है? गार्डन चाइल्ड हैं, दूसरे पी गाइल्स हैं, तीसरे पेनका व हर्ट हैं। तो ऐसे विद्वानों का मत है कि आर्यों का मूल निवास यूरोप महाद्वीप के विभिन्न स्थलों में रहा होगा। जैसे पेनका और हर्ट बोलते हैं जर्मनी। क्या बोलते हैं? जर्मन्स जो लोग हैं, अगर आप उनके फीचर्स देखेंगे तो आर्यन फीचर्स दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं? आर्यन फीचर्स दिखाई देते हैं। गार्डन चाइल्ड, पीक और नेहरिंग बोलते हैं दक्षिणी रूस के थे आर्य। आगे दक्षिणी रूस के। पी गाइल्स बोलते हैं कि हंगरी और डेन्यूब घाटी के थे आर्य। हंगरी, बुडापेस्ट सुना होगा आपने, हंगरी एक देश है, उसकी राजधानी बुडापेस्ट है। और डेन्यूब नदी है, हरित यूरोप बोलते हैं डेन्यूब नदी को। पूरे यूरोप को हरा करने का जो काम करती है वो कौन करती है? डेन्यूब। कई यूरोपीय देशों की राजधानी डेन्यूब के किनारे है। जब हम ज्योग्राफी पढ़ रहे होंगे तो हम देखेंगे उसमें यूरोप के कौन कौन से देश हैं जिनकी राजधानियां डेन्यूब के किनारे हैं। ठीक है। डॉक्टर संपूर्णानंद जो है वो बोलते हैं अल्प्स पर्वत के निकट यूरेशिया। अल्प्स आपने सुना होगा स्विट्जरलैंड में है, यंगेस्ट फोल्डेड माउंटेन में वो भी आता है। जैसे हमारा हिमालय वैसे अल्प्स भी है। अल्प्स पर्वत है, कहाँ पर है? उसका मोस्टली पार्ट जो पड़ता है वो स्विट्जरलैंड में पड़ता है। ठीक है। तो डॉक्टर संपूर्णानंद। यूरोप को आर्यों का मूल निवास स्थान निर्धारित करने के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों ने कुछ साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। पेनका और हर्ट जैसे विद्वानों का मत है कि आर्य एवं जर्मनी के लोगों में शारीरिक बनावट और भाषागत समानता है, अथवा आर्यों का मूल निवास स्थान जर्मनी प्रदेश। कहाँ था? अच्छा, जर्मनी के एक मैक्स मूलर थे, वो भारत में आए, उन्होंने संस्कृत भाषा का अध्ययन किया, उन्होंने अपना नाम भी चेंज किया, मोक्ष मूल रखा उन्होंने अपना। ठीक है। और उसके बाद उन्होंने बहुत सारी किताबों का ट्रांसलेशन किया जर्मन भाषा में। उसके बाद वो अपने देश गए और उसके बाद क्या बताया जाता है कि बहुत सारे क्या आविष्कार हुए वहाँ पर, है ना। तो वो लोग भी यहाँ पर संस्कृत का अध्ययन करने के लिए आते हैं अभी भी जर्मन्स। अगले हो गए पी गाइल्स। इन्होंने कहा है कि विशिष्ट भारोपीय भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया इन्होंने। उसके पश्चात ये मत प्रस्तुत किया कि आर्यों का ऐसे देश से संबंध था जहां नदियां, पर्वत, झील आदि थे तथा वे गेहूं, जौ की खेती करते थे, गाय, बैल, घोड़ा, कुत्ता आदि पालते थे। ऐसी सभी विशेषताएं हंगरी और डेन्यूब घाटी में पाई जाती हैं, अतः आर्य हंगरी और डेन्यूब घाटी के मूल निवासी थे। इसका मानना है पी गाइल्स महोदय का। ठीक है। फिर भारोपीय भाषा का भी अध्ययन किया उन्होंने। और मैं बताऊं, अगर भाषागत अध्ययन अगर हम करते हैं तो हम लोग माता को मातृ बोलते हैं, फादर को पितृ बोलते हैं, अंग्रेज लोग मदर बोलते हैं, कहीं पर मातेर बोलते हैं, कहीं पर मैतौर बोलते हैं। माँ शब्द आपको कॉमन दिखेगा यहाँ पर, माँ के लिए और पिता के लिए पितृ, फादर, कुछ ऐसा लग रहा है, मिलता जुलता लग रहा है। इसका मतलब जब वो अलग अलग भौगोलिक परिस्थिति, अलग अलग देशों में गए तो चेंज हुई है भाषा, लेकिन उसके कुछ जो भाव हैं वो एक जैसे रहे। समझ में आया? ठीक। गार्डन चाइल्ड, पीक और नेहरिंग। फिर अगले विद्वान जो है वो कौन है? गार्डन चाइल्ड, पीक और नेहरिंग के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान जो था वो दक्षिणी रूस था, क्योंकि दक्षिणी रूस में उत्खनन के फलस्वरूप अश्व के साक्ष्य मिले हैं जो आर्यों का प्रिय पशु था। त्रिपोलजे ने 30,000 ईसा पूर्व के मृद भांडों और ताम्र पत्रों से प्राप्त साक्ष्य भी आर्यों के रूसी मूल का प्रमाणित करते हैं। और क्या पता हो यार, पता नहीं क्यों एक रूस एक कम्युनिस्ट देश है भाई। जब वर्ल्ड वॉर हुआ तो दो शक्तियों का महाउदय हुआ, एक अमेरिका थी, एक रूस था। अमेरिका सबसे बड़ा लोकतंत्र समर्थक, और सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन है? भारत। तो कायदे से हमें कहाँ जाना चाहिए था? अमेरिकन की तरफ जाना चाहिए था, लेकिन हम नहीं गए। हमारी मित्रता अपने आप ही किससे हो गई? रूस से हो गई। और रूस ने समय समय पर हमारा साथ दिया, वीटो यूज की उसने यूएनओ में की है। अभी भी रूस जो है, आप रूस जाएंगे बस आपने इतना बोलना है मैं इंडियन हूँ, भारतीय हूँ, तो आपका उनका देखने का भाव ही अलग हो जाता है। और ये भाव तभी आते हैं जब क्या हो,
क्या हो, जब कहीं ना कहीं कुछ ऐसा लगता है जैसे क्या हो, कोई रशियन मिलता है हमें बड़ी प्रसन्नता होती है, नहीं होती है? अरे होती है कि नहीं होती? और कोई अगर अरब मिल जाए तो, शेख वगैरह मिल जाए तो क्या आपको उतनी प्रसन्नता होगी जितनी रूसी को देखकर प्रसन्नता होगी? आपके भाव, अंदर से भाव आएगा, मित्र है, क्या है, या तो हमें सिखाया गया है या कहीं कुछ, क्या एक जो संबंध होता है, कैसा खून का संबंध होता है, यानी उनके पूर्वज और हमारे पूर्वज क्या पता एक ही रहे हो, है ना। चलो, गार्डन चाइल्ड, पीक और नेरिंग के अनुसार आर्यों का मूल निवास दक्षिणी रूस था, क्योंकि दक्षिणी रूस के उत्खनन के फलस्वरूप क्या बताया मैंने, अश्व के साक्ष्य मिले। इन विद्वानों के मतों का खंडन इस आधार पर किया जा सकता है कि शारीरिक बनावट और भाषागत समानता के आधार पर यह प्रमाणित नहीं किया जा सकता कि आर्य जर्मनी यानी यूरोप के मूल निवासी थे। ऐसी समानता न केवल भारतीय व जर्मन आर्यों में बल्कि दक्षिणी रूस, पोलैंड और अन्य स्थानों में भी प्राप्त होती है। इसके अलावा दीर्घ समय तक एक साथ रहने से भाषा संबंधी समानताएं विभिन्न जातियों में हो सकती हैं, किंतु यूरोपीय भाषा में ऐसा कोई ग्रंथ प्राप्त नहीं हुआ है जो वेदों के समकालीन हो। इस परिप्रेक्ष्य में गार्डन चाइल्ड का मत है कि मृद भांडों आदि के साक्ष्यों पर आधारित है, बिल्कुल निराधार है, क्योंकि ऐसी विशेषताएं अन्य स्थानों में भी पाई गई हैं। पश्चिमी बाल्टिक समुद्र तट, बाल्टिक सी है, बाल्टिक समुद्र तट, मध्य एशिया, न्यूजीलैंड, है ना, यहां पर ऐसे समानताएं पाई गई हैं। अतः यूरोप को आर्यों का मूल निवास स्थान नहीं स्वीकार किया जा सकता। यूरोप को आर्यों का मूल निवास स्थान स्वीकार नहीं किया जा सकता। अब अगला है आर्यों का निवास एशिया। वो किस किस ने माना, तो मैक्स मुलर ने माना, जे.जी. रोड्स ने माना, एडवर्ड मेयर ने माना और ब्रेंडेस्टीन ने माना। इनके नाम याद करने पड़ेंगे। एडवर्ड मेयर ने कहा पामीर का पठार, क्या कहा, संसार की रूफ ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं, संसार की छत, गांठ है पामीर एक, 3 माउंटेन रेंज पर, है ना। कौन कौन सी? पामीर एक गांठ के रूप में देखी जाती है ना, 3 बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, उनके बीच में गांठ है, तो वो 3 पर्वत श्रृंखलाएं यूपीएससी ने पूछी, वो कौन कौन सी है? तो हिंदुकुश, त्यान शान और कुनलुन शान। उसकी मतलब ऐसा लगता है 3 पर्वत श्रृंखलाओं को बीच में क्या कर दिया हो, बांध दिया गया हो, और वो जो गांठ है वो पामीर है, जिसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना कि संसार की छत भले ही बोलते हैं हम पामीर को, लेकिन वो सबसे ऊंचा पठार नहीं है। पठार मतलब प्लेटू नहीं है, पठार मतलब जो फ्लैट होते हैं ऊपर से, वो पठार सबसे ऊंचा पामीर नहीं है। सबसे ऊंचा पठार जब भी आपसे पूछेगा तो क्या है, तिब्बत है। क्या है? तिब्बत का पठार। कौन है? तिब्बतन प्लेट्यू है। और तिब्बतन प्लेट्यू किस तरह का पठार है, वहां पर भी क्वेश्चन पूछता है तो आपने बोलना इंटरमाउंटेन प्लेट्यू है। इंटरमाउंटेन प्लेट्यू मतलब अंतरा पर्वतीय पठार है, मतलब इधर से भी पर्वत श्रृंखला है, इधर से भी पर्वत, ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं हैं, यानी 7-7 हजार फीट ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं, 8-8 हजार ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं हैं, और उसके बीच में क्या है, ये तिब्बत का पठार। इसलिए बोलते तिब्बत का पठार कैसा पठार है? इंटरमाउंटेन प्लेट्यू। कैसा है? अंतरा पर्वतीय पठार का उदाहरण है, सबसे ऊंचा पठार है। पामीर को हम संसार की छत बोलते हैं। पामीर पर आप पूरे एशिया पर नजर रख सकते हैं अगर पामीर आपके पास है, ठीक है। तो एडवर्ड मेयर ने कहा पामीर का पठार, जे.जी. रोड्स ने कहा बैक्टीरिया। जे.जी. रोड्स ने क्या बताया? बैक्टीरिया। अब जो सबसे जाना माना मत है वो मैक्स मुलर का है, उन्होंने कहा मध्य एशिया। मैक्स मुलर ने क्या कहा? मध्य एशिया। ब्रेंडेस्टीन ने कहा यूराल पर्वत के दक्षिण में स्थित घास के मैदान। यूराल माउंटेन रेंज वो माउंटेन रेंज है जो एशिया को यूरोप से अलग करती है। यूराल के इधर यूराल के एक तरफ तो रशिया लग गया, रशिया ही है उधर भी, पर इधर आपका एशिया होता है, उधर आपका यूरोप लग जाता है, ठीक है। तो यूरोप और एशिया के बीच की पर्वत श्रृंखला कौन सी है? आंसर यूराल माउंटेन रेंज। इतना समझ में आ गया, ठीक है। तो मैक्स मुलर, जे.जी. रोड्स, एडवर्ड मेयर और ब्रेंडेस्टीन आदि विद्वानों का मत है कि आर्यों का मूल निवास स्थान एशिया के विभिन्न क्षेत्रों में था। आर्यों के मूल निवास स्थान के संदर्भ में जो जितने भी तथ्य दिए गए हैं उसमें मैक्स मुलर द्वारा प्रतिपादित आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया अधिकांश विद्वानों द्वारा मान्य है। सबसे ज्यादा जो मान्य सिद्धांत है वो किसका है? मैक्स मुलर का, जिन्होंने कहा कि मध्य एशिया। मैक्स मुलर ने ऋग्वेद और ईरानी ग्रंथ जैन-दवेस्ता में समानता के आधार पर प्रमाणित किया कि प्रारंभ में भारतीय और ईरानी आर्य भारत एवं ईरान के मध्य किसी स्थान पर एक साथ रहे थे।
किंतु बाद में विभिन्न भौगोलिक और राजनीतिक परिस्थितियों के चलते आर्य यहाँ से यूरोप और एशिया के विभिन्न स्थानों पर चले गए। मध्य एशिया में कृषि कार्य एवं पशुपालन जो था वो आर्यों का मुख्य व्यवसाय था, जिसके अनुकूल वहां का वातावरण था। इन विद्वानों के अनुसार आर्य प्रारंभ में गणना के लिए हिमवर्ष का प्रयोग करते थे, किंतु बाद में वर्ष की गणना शरद ऋतु के आधार पर करने लगे। इससे सिद्ध होता है कि आर्य दक्षिणी क्षेत्र की ओर गए जहां पर ठंड कम थी। आर्यों को घोड़े, नाव, पीपल वृक्ष का ज्ञान था, किंतु वे बरगद एवं आम से अपरिचित थे। ऐसी भौगोलिक परिस्थितियां मध्य एशिया में विद्यमान थी। इससे यही प्रकट होता है कि आर्य मध्य एशिया के ही मूल निवासी थे। आज हम बोलते हैं फलों का राजा क्या है, तो आप बोलते हैं आम है, लेकिन आम तो मध्य एशिया में होते ही नहीं। वेद में कहीं पर भी आमों का उल्लेख नहीं हो रखा है। आम में आपका ऋग्वेद में आपका दूध का उल्लेख हो रखा, दही का उल्लेख हो रखा, शहद का उल्लेख हो रखा, गाय का उल्लेख हो रखा, घोड़े का उल्लेख हो रखा है ना, ठीक है। लेकिन मैंने कहा आम का उल्लेख नहीं हो रखा है, ठीक। तो घोड़े, नाव, पीपल वृक्ष के ज्ञान था उनको, लेकिन बरगद आम से अपरिचित है। बरगद ऊपर होता ही नहीं है मध्य एशिया की तरफ, आम ऊपर की तरफ होता ही नहीं है। आम थोड़ा गर्म प्रदेश का क्या है, फल है, सबसे राजा है वो, है ना। इसके अतिरिक्त जो कतिपय पुरातात्विक साक्ष्य भी इस तथ्य की पुष्टि करते हैं, मध्य एशिया ही आर्यों का मूल निवास स्थान था। आर्यों के प्राचीनतम अभिलेख मध्य एशिया से ही प्राप्त हुए हैं, जैसे बोगाजगोई अभिलेख जो कि 1400 ईसा पूर्व का है। बोगाजगोई अभिलेख पड़ता है एशिया माइनर। एशिया माइनर बोलते हैं टर्की को, इसको बोलते हैं टर्की। एशिया माइनर, वहां से एक जगह से बोगाजगोई अभिलेख मिला है, उसमें 4 देवताओं का उल्लेख है, वरुण, इंद्र, मित्र, नासात्य। वरुण, इंद्र, मित्र और नासात्य। तो भाई वहां टर्की तो मुस्लिम देश है आज, है ना, एर्दोगान करके वहां पर सुना होगा आपने। ईरान मुस्लिम देश है, सबसे बड़ा शिया देश है। तो अब क्या ऐसे कैसे पता चला हमें? तो जिंद अवेस्ता जो ईरानियों का ग्रंथ है उसमें और ऋग्वैदिक काल में बिल्कुल समानताएं हैं। कई चीजें वहां भी मिलती हैं, यहाँ भी मिलती हैं, ठीक है। ये अलग बात है कि बाद में वहां के लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया तो वो आज मुस्लिम देश हो गया, शिया देश हो गया। लेकिन जो उनकी बनावट है, शारीरिक बनावट है, जो उनका क्या फीचर्स हैं, वो आर्यन फीचर्स। तो समझ में आ गया। इवन अफगानिस्तान के जो लोग हैं, भाई आर्य कौन थे? लंबे चौड़े थे, नाक लंबी थी उनकी, सुनहरे बाल थे उनके, है ना, भाषा उनकी संस्कृत थी, कबीलाई लोग थे, कबीले के रूप में रहते थे। मतलब नगरीय सभ्यता नहीं थी आर्यों की, क्या थी? जबकि आर्यों से पहले जो संस्कृति थी यहाँ पर, वो हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता, वो नगरीय थी। वो मकानों में रहते थे, बड़े बड़े, मतलब ड्रेनेज पैटर्न गजब का था, चौड़ी सड़कें थी, है ना। तो ये चीज है, और ये समानताएं आज भी दिखती हैं आपको। अफगानिस्तान चले जाओ आप, ठीक है। अच्छा, लड़ाके आर्य जो थी वो लड़ाका कौम थी, मतलब योद्धा थे वो लोग। आज भी जो योद्धा होगा तो आज भी उनके अंदर युद्ध है। युद्ध कहाँ होता है? मस्तिष्क में होता है। कहाँ पर होता है? आज भी अगर आप अफगानिस्तान जाएंगे तो आज भी उनकी जो कबीलाई संसद है उसको लोया जिरगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हम लोग उसको खाप बोलते हैं। खाप पंचायतें सुनी होंगी आपने। अगर हरियाणा वाली साइड में जाएंगे आप, पंजाब वाली साइड में जाएंगे तो आपको खाप पंचायतें मिलेंगी, ठीक है। उनके अपने कानून हैं। हालांकि ठीक है, भारत में संविधान सर्वोच्च है, लेकिन कुछ जो मैटर्स होते हैं वो अपने आप में सुलझाते हैं। उनका मानना है कि ये जो कानून बने ये तो अंग्रेजों ने बनाए हैं, ये जो अदालतें बनी है ये किसने बनाई है? ये तो अंग्रेजों ने बनाई यहाँ पर आकर। जो हमारी जो पंचायतें हैं, खाप हैं, या जो उधर अफगानिस्तान वालों की लोया जिरगा है, वो तो कई हजार साल से चल रही है। ये 2025 चल रहा, तो अगर मैं ये मान के चलता हूँ कि 1500 ईसा पूर्व, तो जोड़ दो 2000 में 1500, कितना 3500 साल से वो परंपराएं चल रही हैं। जैसे खाप में सुना होगा आपने कि सगोत्रीय विवाह नहीं होंगे तो नहीं होंगे, उस पर बड़े अडिग रहते हैं वो लोग, है ना। और बड़ी दंडात्मक कार्रवाइयाँ जो होती हैं, बड़ी कैसी होती हैं, खतरनाक भी होती हैं वहाँ पर। उनका मानना है कि एक ही गोत्र में भाई बहन होते हैं, उनका विवाह नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन फिर जब इस्लाम आया तो इस्लाम में विवाह के नियम अलग हैं, क्योंकि जिस देश से इस्लाम आया वो डेजर्टेड है, रेगिस्तान में आप ज़्यादा नियम नहीं चला सकते। वहां पर नियमों को क्या करना पड़ेगा? ढीला करना पड़ेगा थोड़ा नियम, है ना।
कहां तक बताया मैंने आपको? ईरानी ग्रंथ जैन अवेस्ता। तो यहां से क्वेश्चन बनता है कई बार कि ऋग्वेद की कई बातें ईरान के ग्रंथ में मिलती हैं, उस ग्रंथ का नाम क्या है? जैन अवेस्ता है। ठीक है। मध्य एशिया ही आर्यों का मूल निवास स्थान था। उदाहरण स्वरूप आर्यों के प्राचीनतम अभिलेख मैंने बता दिया मध्य एशिया से ही प्राप्त होते हैं। जैसे बुगाज को अभिलेख जो कि 1400 ईसा पूर्व में है, अनेक वैदिक देवताओं वरुण, इंद्र, मित्र और नासात्य का उल्लेख मिलता है। इन्हीं देवताओं का वर्णन ऋग्वेद में भी प्राप्त होता है। अतः इन्हीं आधारों पर प्रमाणित होता है कि भारतीय आर्यों का मूल निवास स्थान जो था वो मध्य एशिया था। था मध्य एशिया। अब इसके बाद आता है, अच्छा एक चीज और बता दूं, हाल ही के वर्षों में जो हरियाणा में हिसार जिले में एक राखीगढ़ी है, राखीगढ़ी नामक जगह जो है वो कहाँ पड़ती है? हिसार जिला हरियाणा में। वहां पे हड़प्पा कालीन सभ्यता की खुदाई में 5000 वर्ष पुराना संयुक्त पुरुष और स्त्री का नरकंकाल मिला है। इसके अवशेषों के डीएनए टेस्ट करने पर पता चलता है कि आर्य यहीं के मूल निवासी थे, ना कि बाहर से आए। आर्य कहां से पता चला? राखीगढ़ी का जो कंकाल है 5000 वर्ष पुराना पुरुष और स्त्री नरकंकाल, उनका डीएनए टेस्ट कराया तो पता चला आर्य यहीं के मूल निवासी थे, ना कि बाहर से आए थे। भारतीय पुरातत्व विभाग और जेनेटिक डेटा से यह सिद्ध हुआ है कि 9000 वर्ष पहले भारत के लोगों ने ही कृषि को शुरुआत की थी। इसके बाद ये ईरान और इराक होते हुए पूरी दुनिया में पहुंची। तो अब हो सकता है नए तथ्य निकल के आए। मैंने इसलिए बताया आपको कि उपनिवेशवादी तो आपको बाहर का आया हुआ ही दिखाएंगे, आगा आया हुआ दिखाएंगे बाहर का, लेकिन अब पता चल रहा है यहाँ तो पहले से रह रहे थे, राखीगढ़ी में आ रहे 5000 साल पहले भी। अगला वैदिक साहित्य। क्या है? वैदिक साहित्य यानी वैदिक लिटरेचर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसकी हर एक चीज आपने क्या करनी है? याद करनी पड़ेगी भाई। तो सबसे पहले तो 4 वेद याद कर लो। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। फिर उनके ब्राह्मण ग्रंथ याद कर लो। ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो एके, ऐत्रेय और कौशितकी। एके मतलब ऐत्रेय और कौशितकी। यजुर्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं शतपथ ब्राह्मण और तैत्रीय ब्राह्मण। भाई वेद पढ़ना कठिन कार्य था। वैदिक संस्कृत बहुत कठिन होती है ना, बहुत लंबा एक ही छत के नीचे लिखा होता है, तोड़ तोड़ कर पढ़ना पड़ता है, लय में पढ़ना पड़ता है संस्कृत को। इसीलिए उसको ग्रीवाण भाषा कहा गया, देव भाषा कहा गया। क्या कहा गया है? मतलब जैसे हम हिंदी बोल रहे हैं तो संस्कृत को ऐसा नहीं बोला जाता, संस्कृत को लय में बोला जाता हमेशा। ठीक है। तो अब वो कठिन हो रहा था, तो इसलिए उनको उच्चारण को समझने के लिए, करने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई। तो किस वेद का कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है वो याद करना पड़ेगा आपको। तो ऋग्वेद का मैंने एके बता दिया, ऐत्रेय कौशितकी। यजुर्वेद का मैंने शतपथ ब्राह्मण तैत्रीय बता दिया। शतपथ ब्राह्मण, शतपथ 100 शुद्ध रास्ते, शतपथ ब्राह्मण। ठीक है। और तैत्रीय। सामवेद का मैंने बता दिया पंचविश और षड्विश, पंचविश और षड्विश। अथर्ववेद का जो गोपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो कौन सा है? गोपथ ब्राह्मण है। ऐसे ही आपको आरण्यक ग्रंथ पढ़ने हैं। अरण्य बोलते हैं जंगल को, जंगल बुक्स हैं ये रुडियार्ड किपलिंग की जंगल बुक नहीं है, ये उससे कई पहले की जंगलों में लिखा गया इन पुस्तकों को और जंगलों में पढ़ा जाता था। तो आरण्यक ग्रंथ तो ये कौन कौन से? तो ऋग्वेद का जो आरण्यक ग्रंथ है वो ऐत्रेय कौशितकी है। यजुर्वेद का जो आरण्यक ग्रंथ है वो शतपथ, तैत्रीय और बृहदरण्यक। बृहदरण्यक किसका? यजुर्वेद का शतपथ, तैत्रीय और बृहदरण्यक। सामवेद का जो है वो जैमिनी और छांदोग्य। जो ज्यादा क्वेश्चन बनता है वो छांदोग्य उससे बनता है कि छांदोग्य आरण्यक या ये किसका है? आंसर सामवेद का। और अथर्ववेद का कोई आरण्य ग्रंथ नहीं है, यानी आरण्य ग्रंथों की संख्या कितनी है? 7 है। कितनी है? 7। अथर्ववेद का कोई आरण्य ग्रंथ नहीं है। ऐसी उपनिषद पढ़ने हैं आपने, तो ऐत्रेय कौशितकी उपनिषद, ऐत्रेय उपनिषद, कौशितकी उपनिषद। यजुर्वेद के जब आप उपनिषद पढ़ेंगे तो इसके उपनिषद कौन कौन से हैं? बृहदरण्यक है, तैत्रीय उपनिषद है, कठोपनिषद है, श्वेताश्वर उपनिषद है, मैत्रेयणी उपनिषद है और ईशोपनिषद। कौन कौन से उपनिषद याद करने हैं इसके? यजुर्वेद के बृहदरण्यक और तैत्रीय, कठोपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद, मैत्रेयणी उपनिषद और ईशोपनिषद। सामवेद का जो उपनिषद है वो छांदोग्य। यहां से बनता है क्वेश्चन, छांदोग्य उपनिषद किस वेद का उपनिषद है? तो आंसर सामवेद का। और केनोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद और केनोपनिषद आपके यूट्यूब पर सब मिल जाएगा।
अगर आप जानना चाह रहे हैं कि उपनिषदों में क्या लिखा हुआ है, तो उपनिषदों में दर्शन है भारतीय। अगर वैसे पढ़ना है तो ऋषिकेश सबसे अच्छी जगह है उपनिषद पढ़ने के लिए। जाइए नीचे, शीशम झाड़ी में कई आश्रम है आपके जहाँ पर उपनिषद पढ़ाए जाते हैं, है ना। कैलाश मंदिर में है, उपनिषद पढ़ाए जाते हैं, वेदांत पढ़ाए जाते हैं। वेदांती बोला जाता है इसलिए उन्हें, वेदों के अंत में लिखे गए उपनिषद, इसलिए क्या वेदांत। उपनिषद मतलब ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए समीप बैठना गुरु के, इसके गुरु के समीप बैठना। और बाकी मैंने कहा यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। ऐसे ही आपका अथर्ववेद के उपनिषद जो है तो प्रश्नोपनिषद है, मांडुक्य उपनिषद है और मुंडकोपनिषद है। और ये वही मुंडकोपनिषद है जहां से हमने अपने नेशनल एम्बलम में सत्यमेव जयते लिखा हुआ कि सत्य की हमेशा क्या होती है, विजय होती है, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब वैदिक साहित्य बता रहा हूं। तो वैदिक साहित्य भारतीय संस्कृति के प्राचीनतम स्वरूप पर प्रकाश डालने वाला विश्व का प्राचीनतम साहित्य है। आपको तो वैसे भी गौरवान्वित होना चाहिए कि जब यूरोप बिल्कुल अंधकार युग में था, उस समय आपके यहाँ क्या था, वेद पढ़े जा रहे थे, लिखे जा रहे थे, ठीक है। इस साहित्य के माध्यम से मुख्य रूप से वैदिक युगीन सांस्कृतिक दशा व आर्य सभ्यता के संदर्भ में ज्ञान प्राप्त होता है। इस साहित्य के अंतर्गत मुख्यतः वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद यानी वेदांत आते हैं। तो सबसे पहले वेद के बारे में पढ़ लें। वेद शब्द की व्युत्पत्ति विद यानी विद ज्ञाने धातु से क्या घ यानी प्रत्यय लगाने पर होती है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। वेद का मतलब ही क्या है, ज्ञान। विद से बना है जिसका अर्थ क्या होता है, ज्ञान। अतः वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान की राशि अथवा ज्ञान संग्रहक ग्रंथ। ज्ञान संग्रहक ग्रंथ प्राचीन ऋषियों द्वारा अर्जित किए गए समस्त ज्ञान के संग्रहभूत ग्रंथों को वेद कहते हैं। वेद भारत के प्राचीनतम धर्म ग्रंथ हैं और भारतीय संस्कृति के आधार है। और इन्हें अपौरुषेय कहा गया है, यानी ये पुरुषों द्वारा रचित नहीं है, ये देवताओं द्वारा रचित है। लेकिन उत्तराखंड में अगर क्वेश्चन पूछ गया कि वेद कहाँ पर हुई रचना वेदों की, तब आपने बोलना वेदनी बुग्याल में हुई। कहाँ पर हुई? अब हर राज्य में होता है ऐसा, बोलते हैं कि वेदनी बुग्याल में हुई। सबसे बड़ा बुग्याल है उत्तराखंड का, वेदनी बुग्याल। कहाँ पर है? चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? चमोली डिस्ट्रिक्ट में तो पड़ता है, ले जाना भी तो पड़ेगा आपको, तो लोहाजंग जाना पड़ेगा आपको। वहां से वाण अंतिम गांव है। नंदा राजजात यात्रा विश्व की सबसे लंबी धार्मिक यात्रा, 280 किलोमीटर पैदल यात्रा। कौन सी है? 2026 में होनी नंदा राजजात। जब आप उसमें जाएंगे तो वाण अंतिम गांव है जहाँ पर मानव बस्तियां दिखेंगी आपको। उसके बाद कोई मानव बस्ती नहीं है। तो जब आप जाएंगे तो बीच में आपको बेदनी बुग्याल के दर्शन होंगे। बेदनी बुग्याल दिखेगा, बेदनी बुग्याल से होकर जाना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा बुग्याल कौन? बेदनी बुग्याल। नंदा घुमटी के दर्शन होंगे आपको वहां से। एक तालाब भी मिलेगा आपको वहां पर, बेदनी कुंड बोलते हैं उसको। एक प्राचीन छोटा सा मंदिर भी मिलेगा वहां पर, ठीक है। फिर ऊपर जाएंगे तो कहाँ जाना है आपने? फिर कहाँ तक जाएगी वो यात्रा? होम कुंड तक। 4 सिंह वाले खाडू को छोड़ा जाता है वहां पर, और फिर घाट में उतरती वो यात्रा। कांसुआ के कुंवर कराते हैं उसको, इसलिए राजजात कहा जाता है उसको, नंदा राजजात, ठीक है। हिमालय कुंभ भी कहा जाता है उसको। 12 साल में आता है। तो अब 2026 में है, तो जो युवा लोग हैं और जो चलने फिरने लायक हैं पहाड़ों पर, वो जाएं उस यात्रा में, देखें क्या होता है। वहाँ आपको संस्कृतियाँ दिखेंगी उत्तराखंड में, छतोलियाँ दिखेंगी और इतिहास दिखेगा आपको उत्तराखंड में, है ना। कुमाऊं और गढ़वाल की संस्कृतियों का मिलन दिखेगा आपको। कहाँ पर? कहाँ पे मिलती है? नंद केसरी में। कुमाऊं की नंदा आएगी उधर से, इधर से गढ़वाल की नंदा जाएगी, ठीक है। चलो जी, तो कहाँ तक पहुंचे हम लोग? वेद मैंने बता दिया, संग्रहभूत ग्रंथ हैं ये समस्त ज्ञान के। तो अपौरुषेय कहा गया, यानी ये पुरुषों द्वारा रचित नहीं है, देवताओं द्वारा रचित हैं। वैदिक कालीन सभ्यता के विषय में ज्ञान प्राप्त करने का एकमात्र स्रोत होने के कारण वेदों का ऐतिहासिक महत्व है। भारतीय परंपरा के अनुसार वेद अपौरुषेय हैं, नित्य हैं और ईश्वर प्रदत्त बताए गए हैं। इनके अनुसार सृष्टि का प्रारंभ में ब्रह्मा ने कुछ ऋषियों को मंत्रों का ज्ञान दिया। ऋषियों ने उसे अपने शिष्यों को प्रदान किया। तदंतर यह ज्ञान गुरु शिष्य श्रवण परंपरा से पीढ़ी दर पीढ़ी सुरक्षित रहा। इसी कारण वेदों को श्रुति की संज्ञा भी प्रदान की जाती है। पहले भाई ऐसे कॉपी किताब पेन ये नहीं होते थे, रोनाल्ड के पेन और ये कागज वागज नहीं होते थे। गुरुजी आगे से एक मंत्र पढ़ते थे, जो पीछे से जितने विद्यार्थी थे वो उसको तब तक मेंढक की तरह टरटराते थे जब तक कि वो कंठ में ना बैठ जाए, याद ना हो जाए जब तक। इसीलिए मंडूक विधि से होती थी शिक्षा,
कैसे होती थी? गुरु जी के पास होती थी कुछ क्या बोल सकते हैं उसको, कौन से भोजपत्र पर लिखा हुआ या ताम्र पत्र पर या किसी चीज पर लिखा हुआ कुछ साहित्य होता था, उससे गुरु जी क्या करते थे? पढ़ते थे, और विद्यार्थी क्या करते थे? उसको तब तक दोहराते थे जब तक कि वो क्या ना हो जाए, याद ना हो जाए। इसी को बोलते हैं जप, जब भी बोलते हैं इसको ना। और मुंह के बाहर पढ़ते थे। हमारी जो परंपरा है पढ़ने की वो कैसी है? मुंह के बाहर। और उसमें जो ध्वनि है, वेदों का जो उच्चारण होता है वो ऐसे नहीं होता कि ऐसे ही बोल दिया आपने, क्या जैसे गाना गा रहे हैं वैसे नहीं होता है। बिल्कुल ध्वनि जो है पूरा जोर लगाकर, पेट से जोर लगाकर तब क्या किया जाता है? बोला जाता है। इसीलिए बाद में बोला गया कि महिलाओं को वेद पढ़ने से मना किया गया, क्योंकि ये बोला गया कि उनके स्वास्थ्य के लिए क्या है? हानिकारक है। ठीक है, चलो। तो आपने देखा होगा वेदांती जो होते हैं उनकी आवाज में देखा है आपने, अगर दो वेदोच्चारण करने वाले अगर लोग बैठ गए तो उनकी आवाज इतनी तेज होगी कि एक वाइब्रेशंस होता है उनकी आवाज में, होता है, और बहुत ऊर्जा लगती है पढ़ने में, है ना। आप खुद अपना एक चैप्टर 1 घंटे तक लगातार मुंह के बाहर पढ़ लो, अपना आप समझ में आ जाएगा। कहां तक पहुंचे हम? श्रुति की संज्ञा भी दी गई है। गुरु शिष्य श्रवण परंपरा से पीढ़ी दर पीढ़ी सुरक्षित रहा, इसी कारण वेदों को श्रुति की संज्ञा प्रदान की गई है। इसे निगम भी कहा गया है। क्या कहा गया है? निगम। वेदों के अभिप्राय युक्त, सुसंगत और सर्वोत्कृष्ट अर्थ बताने के कारण इन्हें निगम कहा गया। कालांतर में महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने इस ज्ञान को संकलित कर दिया, इस ज्ञान को संकलित कर दिया। वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, प्रत्येक वेद के 4 भाग होते हैं: संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। वेदों में संकलित मंत्रों अथवा काव्यात्मक हिस्से को संहिता की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। काव्यात्मक हिस्से को, इसको मंत्रों और काव्यात्मक हिस्से को संहिता की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को सम्मिलित रूप से वेद त्रय की संज्ञा प्रदान की गई है। वेदों की भाषा संस्कृत और लिपि ब्राह्मी है। लिपि क्या है? सबसे प्राचीन लिपि ब्राह्मी। सबसे प्राचीन लिपि कौन सी है? ब्राह्मी। अच्छा, वेद त्रयी, ये आईएएस का क्वेश्चन है कि त्रयी वेद में या वेद त्रयी में किसे नहीं रखा जाता? तो अथर्ववेद को नहीं रखा जाता। अथर्ववेद बाद में लिखा गया, अथर्ववेद बाद में लिखा गया। तो ठीक है भाई, ऋग्वेद के बारे में पढ़ते हैं। तो ऋक का अर्थ है छंदों एवं चरणों में युक्त मंत्र। छंदों एवं चरणों से युक्त मंत्र। इस प्रकार ऋग्वेद का तात्पर्य ऐसे संग्रह से है जो छंदों एवं चरणों में आबद्ध है। यह सबसे प्राचीन वेद है। आर्यों के प्रारंभिक जीवन के संदर्भ में ज्ञान प्राप्त करने का वेद एकमात्र साधन है। ऋग्वेद का रचनाकाल 1500 से 1000 ईसा पूर्व के लगभग सप्त सिंधु प्रदेश में हुई थी ऋग्वेद की रचना। तो रचनाकाल पूछेगा, ऋग्वेद का रचनाकाल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। दूसरा पूछेगा ऋग्वेद की रचना कहां पर हुई? तो सप्त सिंधु प्रदेश में। उत्तराखंड में पूछेगा तो बेदनी बुग्याल में। उत्तराखंड में पूछेगा तो ऋग्वेद में ऐसे मंत्रों या श्रुतों का संकलन है जिन्हें यज्ञों के अवसर पर देवताओं की स्तुति के लिए होता या होत्र नामक पुरोहित गाते हैं। आपको यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि किस वेद के उच्चारणकर्ता को क्या बोलते हैं। तो जैसे यहाँ पर ऋग्वेद का जो उच्चारण करता है वो क्या हो गया? होत्री या होता। होत्री या होता। तो के नीचे ऋ की मात्रा लगानी है आपने। होत्री, और होत्र भी बोलते हैं, होत्री या होता। ठीक है। ऋग्वेद की लिपि ब्राह्मी थी। इसमें कुल 10 मंडल है। 10 चैप्टर जैसे होते हैं किसी किताब में, वैसे 10 मंडल बोलेंगे यहाँ पर। 10 मंडल हैं, जिसमें 2 से लेकर 7 मंडल प्राचीन माने गए हैं, जिनमें वंश एवं कुल मतलब गोत्र या ऋषि मंडल की संज्ञा प्रदान की गई है। फिर क्वेश्चन बनेगा कि 2 से 7 जो मंडल है, प्राचीनतम मंडल, उन्हें क्या कहा गया? तो आंसर ऋषि मंडल की संज्ञा प्रदान की गई है। इसके पश्चात क्रमशः 8वां, 9वां और प्रथम मंडल जोड़े गए। प्रथम और 10वें मंडल का आकार अपेक्षाकृत बड़ा है। 10वां मंडल सबसे बाद में जोड़ा गया। फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा सबसे बाद में कौन सा मंडल जोड़ा गया? 10वां मंडल जोड़ा गया, अर्थात यह सबसे नवीनतम मंडल है। तो ऐसे पूछेगा सबसे नवीनतम मंडल ऋग्वेद का कौन सा है? तो 10वां मंडल। ठीक है। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चारों वर्णों की उत्पत्ति के सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं। क्या किए गए हैं? चारों वर्णों की उत्पत्ति के सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं।
इसमें बोला गया है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। शूद्र शब्द एक बार उल्लेख हुआ है खाली ऋग्वेद। कितनी बार? फिर यहां से क्वेश्चन पूछता है कि शूद्र शब्द कितनी बार उल्लेखित हुआ है? आंसर एक बार। शूद्र शब्द कहां पर उल्लेख हुआ है? आंसर ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। ऋग्वेद की शाखाएं, तो महर्षि पतंजलि ने ऋग्वेद की 21 शाखाओं का उल्लेख किया है। पतंजलि कौन? मैंने बताया था आपको कि मौर्य वंश जब समाप्त हो जाता है तो मौर्य वंश के बाद शुंग वंश आता है। शुंग वंश में पुष्यमित्र शुंग के जो राजपुरोहित है वो कौन है? महर्षि पतंजलि है। अब पतंजलि लिखा गया है तो क्या पुष्यमित्र शुंग भी याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। महर्षि पतंजलि ने ऋग्वेद की 21 शाखाओं का उल्लेख किया है। इसमें शौनक के ग्रंथ चरण व्यू और पुराणों के अनुसार 5 शाखाएं प्रमुख हैं। शाकल, वास्कल, आश्वालयन, सांख्यायन और मंडूकायन। कौन कौन सी? शाकल, वास्कल, आश्वालयन, सांख्यायन और मंडूकायन। किंतु वर्तमान में केवल 3 शाखाएं उपलब्ध हैं। शाकल शाखा की ही ऋग्वेद संहिता प्रचलित है। आश्वालयन शाखा के स्रोत और ग्रह सूत्र ही प्राप्त हैं तथा सांख्यायन शाखा के ब्राह्मण और आरण्यक ही मिलते हैं। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है। तो शाकलायन में डिटेल अगर हम पढ़ेंगे तो इसमें 1017 सूक्त है। कितने? 1017 सूक्त हैं। इसके अतिरिक्त अष्टम मंडल में 11 सूक्त हैं जिन्हें बाल खिल्ले कहा जाता है। तो 1017 सूक्त और 11 बाल खिल्ले सूक्त, तो टोटल कितने हो गए? 1028। तो ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? आंसर 1028। 1017 तो क्या हो गए? शाकल, और 11 क्या हो गए? बाल खिल्ले। दोनों को मिलाकर कितने बने? 1028 सूक्त। प्रत्येक सूक्त में अनेक मंत्र यानी ऋचाएं या श्लोक हैं। इस वेद में मंत्रों की कुल संख्या 10,552 है। एनसीईआरटी जो बताती है वो 10,580 बताती है, लेकिन 10,552 जो ऑथेंटिक बुक्स और हैं 10,552 बताती हैं, बट आपने एनसीईआरटी के हिसाब से चलना है 10,580। वैदिक ऋषियों के समतुल्य कुछ स्त्रियां भी वैदिक मंत्रों की दृष्टा थी। ऋग्वेद में ऐसे 21 ऋषिकाओं का उल्लेख मिलता है। कितनी? 21 ऋषिकाओं का नाम मिलता है, जिसमें पोलोमी है, श्रद्धा है, लोपामुद्रा है, घोषा है, शिक्ता है, निबावरी है, आंगिरसी है, व्यवस्थी है, सावित्री है, अपाला है और विश्ववारा है। इन विदुषी स्त्रियों को ऋषिका की संज्ञा प्रदान की गई। क्या? ऋषिका की संज्ञा प्रदान की गई। पुरुष अगर इंटेलिजेंट होगा तो उसको विद्वान बोलेंगे, महिला अगर इंटेलिजेंट होगी तो उसको विदुषी बोलेंगे। तो विद्वान का स्त्रीलिंग है विदुषी। तो ये विदुषी महिलाएं हैं। तो पुराने जमाने में नाम ऐसे ही होते थे, पोलोमी, श्रद्धा, लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, निबावरी, आंगिरसी, व्यवस्थी, सावित्री, अपाला और विश्ववारा। इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया भाई कि नहीं? ऋग्वेद में अगर मैं मंडल बोलूं तो मैंने कहा 10 मंडल हैं। तो अब किस किस मंडल के जो रचनाकार हैं वो कौन कौन है? तो सबसे पहले अगर प्रथम मंडल में बोलूं तो मधुच्छंदा, इनसे संबंधित ऋषि जो है प्रथम मंडल से वो कौन कौन है? मधुच्छंदा, दीर्घतमा, मेधातिथि और अगस्त्य। इस मंडल में 50 सूक्त कण्व ऋषि द्वारा लिखे गए हैं। इस मंडल के ऋषियों को शतचिन्ह की संज्ञा प्रदान की गई है। शतचिन्ह की संज्ञा प्रदान की गई है। अब आपका जो मेन है ना वो दूसरे से शुरू करना आपने, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। तो आपने क्या करना? गृहस्थसमद, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ, कण्व और अंगिरा, 8 तक याद करना। ऐसे याद नहीं होंगे, आपको लय में पढ़ना पड़ेगा। गृहस्थसमद, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ, कण्व और अंगिरस। इतना समझ में आ गया? तो द्वितीय मंडल किसका? गृहस्थसमद और उनके वंशजों का है। गृहस्थसमद ऋषि को विश्व का प्रथम अभियंता की संज्ञा प्रदान की जाती है। अभियंता बोलते हैं इंजीनियर। अभियंता क्या होते हैं? इंजीनियर। तो विश्व के पहले इंजीनियर कौन है? आंसर गृहस्थसमद। कौन है? गृहस्थसमद। और इनका उल्लेख इसी मंडल में मिलता है, द्वितीय मंडल में मिलता है। तीसरा मंडल विश्वामित्र। विश्वामित्र को प्रथम धर्मगुरु की संज्ञा प्रदान की जाती है, ठीक है।
और ये विश्वामित्र नदी संवाद है ऋग्वेद में। विश्वामित्र नदी संवाद में कहा गया कि विश्वामित्र को प्रथम धर्मगुरु की संज्ञा प्रदान किए जाने का उल्लेख इसी मंडल में मिलता है। इसी मंडल में विश्वामित्र द्वारा रचित गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है, जिसका उद्देश्य अनार्यों को आर्य बनाना था। यह मंडल सूर्यदेव या सविता को, सावित्र को या सविता को अर्पित है। अब फिर दोबारा यहां से क्वेश्चन बनेगा कि गायत्री मंत्र कहां पर है, तो ऋग्वेद में। कहां पर है? ऋग्वेद के किस मंडल में है? तृतीय मंडल में। ऋग्वेद के तृतीय मंडल में विश्वामित्र ने, जो प्रथम धर्मगुरु हैं विश्वामित्र ने, गायत्री मंत्र की रचना क्यों की? आंसर, अनार्यों को आर्य बनाने के लिए। अनार्यों को आर्य बनाने के लिए। ठीक है। फिर पूछेगा किसको समर्पित है ऋग्वेद, तो आंसर सविता, सावित्री या सूर्यदेव को समर्पित। किसको? सूर्यदेव को समर्पित। इतना समझ में आ गया। इसका मतलब, और ये आगे चलकर भी पढ़ेंगे आप, अनार्यों को आर्य बनाने के लिए व्रत्यस्तोम यज्ञ, एक यज्ञ पढ़ेंगे हम। कौन सा? व्रत्यस्तोम यज्ञ। एक हम आगे पढ़ेंगे शुद्धि मूवमेंट। किसके समय में? मतलब इस देश में अगर किसी ने धर्म परिवर्तन कर दिया तो क्या उसे दोबारा अपने धर्म में लाया जा सकता है? अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो आपने बोलना बिल्कुल लाया जा सकता है। गायत्री मंत्र है एक, तो दूसरा व्रत्यस्तोम यज्ञ है, और तीसरा जो हमने शुद्धि मूवमेंट जब हम पढ़ते हैं, तो शुद्धि मूवमेंट किसका है? दयानंद सरस्वती जी ने चलाया शुद्धि मूवमेंट। जो लोग ईसाई बन गए थे, जो लोग मुस्लिम बन गए थे, उन्होंने कहा कि पुनः अगर आपको हिंदू धर्म में आना तो आपको क्या करना है? शुद्धि मूवमेंट होगा। शुद्धि आंदोलन चलाया उन्होंने। बड़ा बवाल हुआ उस जमाने में भी कि भारतीय एक हिंदू क्या कर रहा है? शुद्धि मूवमेंट चला रहा है। समझ में आया? ठीक है। हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ था, जो विधि ग्रंथ थे उसमें लिखा हुआ था कि अगर कोई पुत्र अपने धर्म को छोड़कर दूसरा धर्म क्या कर लेता, स्वीकार कर लेता है, तो पिता की संपत्ति से उसको वंचित कर दिया जाएगा। लेकिन अंग्रेजों ने एक कानून बनाया। उन्होंने कहा कि अगर कोई दूसरा धर्म स्वीकार कर ले, वो चाह रहे थे कि ईसाई बन जाएं सारे, तो अगर दूसरा धर्म स्वीकार कर ले तो उसे पिता की संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। अब हम तो गुलाम थे, तो भाई क्या हुआ? उसका बड़ा विरोध तो हुआ उसका, लेकिन उन्होंने कानून बना दिया। इतना समझ में आया? चतुर्थ मंडल जो है वामदेव। चतुर्थ मंडल किसका है? कृषि से संबंधित प्रक्रियाओं तथा कृषि यंत्रों का उल्लेख इसी मंडल में मिलता है। कृषि से संबंधित प्रक्रियाएं और कृषि यंत्रों का उल्लेख किस मंडल में मिलता है? चतुर्थ मंडल। अभी पढ़ना है आपने कि हल को क्या बोलते थे? लांगल बोलते थे। हल से बनी लकीर को क्या बोलते थे? सीता बोलते थे। ठीक है। खाद को क्या बोलते थे? गोबर की खाद को करीश बोलते थे। ऊपर बादल को क्या बोलते थे? प्रजन्य बोलते थे। क्या बोलते थे? प्रजन्य बोलते थे। तो अलग अलग जो चीजें हैं वो उनका आपने जो वेदों में जो क्या है, जो नाम है वो आपने याद करना है। गेहूं को क्या बोलते थे? गोधूम बोलते थे। शाम को क्या बोलते थे जब पशु वापस आते थे? गोधुली बोलते थे उसको। क्या बोलते थे? गोधुली बोलते थे। तो अभी आपने पढ़ना है आगे। गाय का उल्लेख हो रखा है 176 बार। अभी बताऊंगा किस किस का उल्लेख कितनी बार हो रखा है। पंचम जो मंडल है ऋग्वेद का वो अत्रि ऋषि ने लिखा है। छठा मंडल जो है भारद्वाज ऋषि ने लिखा है। सप्तम मंडल जो लिखा है वशिष्ठ ने लिखा है। सप्तम मंडल किसने? वशिष्ठ ने लिखा है। तो गुरु वशिष्ठ का जो मंडल है वो उसमें 10 राज्य युद्ध का उल्लेख मिलता है। 10 राज्य युद्ध। 10 राज्य युद्ध मतलब बैटल ऑफ 10 किंग्स। यहां से आईएएस में क्वेश्चन बने कि 10 राज्य युद्ध किसके बीच में लड़ा गया, किस नदी के किनारे लड़ा गया, है ना? तो 10 राज्य युद्ध जो है वो परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया। किसके तट पर? परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया। और परुष्णी नदी के तट पर मतलब रावी नदी के तट पर लड़ा गया। परुष्णी मतलब, तो 10 राज्य युद्ध मतलब बैटल ऑफ 10 किंग्स। तो उसमें हुआ क्या था? तो 10 राज्य का उल्लेख कहां पर मिलता है? ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। हुआ क्या था? तो इस युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल के 33वें सूक्त में प्राप्त होता है। यह युद्ध परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया। परुष्णी क्वेश्चन बना हुआ है, रावी को बोलते हैं। ठीक है। भरत जन त्रित्सु वंशी राजा सुदास। कौन सा वंशी? त्रित्सु। तित्रिसु नहीं, एक कार्टून में भी आता है आपको। यहाँ पर त्रित्सु कौन है? त्रित्सु वंशी। भरत जन त्रित्सु वंशी के राजा सुदास और 10 जनों के राजाओं के मध्य लड़ा गया था। ऋग्वैदिक जो भरत जन थे सरस्वती और यमुना नदियों के दोआब में निवास करते थे।
भरत कबीला, भरत जनों का जो कबीला था वो सरस्वती और यमुना नदी के दोआब में निवास करते थे। इस युद्ध का कारण क्या बताया जाता है कि राजा सुदास द्वारा विश्वामित्र को पुरोहित पद से हटाकर वशिष्ठ को नियुक्त किया गया। विश्वामित्र को हटा दिया गया, वशिष्ठ को अपना राजपुरोहित बना दिया गया। इस युद्ध का एक अन्य कारण पश्चिमोत्तर प्रदेश में बसे हुए पूर्वकालिक जन और ब्रह्मवर्त के उत्तरकालीन आर्यों के बीच उत्तराधिकार का विवाद और राज्य विस्तार की लालसा को भी बताया जाता है। जो भी हो, विश्वामित्र ने 10 जनों के राजाओं का संघ बनाकर भरत जन के राजा सुदास के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। 10 राजाओं के संघ में कौन कौन थे? तो पंचजन और 5 लघु जनजातियां। पंचजन जो थे तो पुरु, यदु, अनु, तुर्वस, द्रुहा। पुरु, यदु, अनु, तुर्वस, द्रुहा। और जो 5 लघु जनजातियां थी, अनार्य जातियां थी, वो कौन थी? आलिन, पक्त, भलानस, शिव और विषाणिन। इस युद्ध में 3 अनार्य कबीले अजा, शिग्रु और यक्ष ने भी भाग लिया। इस युद्ध में अनार्य दोनों तरफ से लड़े थे। इस युद्ध में भरत जन के राजा सुदास ने 10 राजाओं को संघ को पराजित कर दिया और विजय प्राप्त की। कालांतर में इसी भरत जन के नाम पर हमारे देश का नाम क्या पड़ा? भारत पड़ा। तो ये उल्लेख कहां पर मिलता है? ये ऋग्वेद के 7वें मंडल में, जिसकी रचना किसने की? वशिष्ठ ने की, वहां पर मिलता है। इतना समझ में आ गया। अष्टम मंडल जो है वो कर्ण और अंगिरस ऋषि ने लिखा है। बाल खिल्ले सूक्त को स्थान दिया गया है। बाल खिल्ले सूक्त को 11 बाल खिल्ले सूक्त हैं ऋग्वेद में। कितने? 1017 तो हो गए शाकल, शाकलायन, और 11 क्या हो गए? बाल खिल्ले। तो टोटल 1028 सूक्त इसीलिए बोलते हैं हम। और प्रत्येक मंत्र ऋग्वेद का क्या है? ओम से शुरू हुआ है। किससे? ओम से शुरू हुआ है। ठीक है जी। नवा मंडल जो है वो पौमान सोम। किसको? पौमान सोम। अच्छा, मैं एक चीज बता दूं, 7वां मंडल जो वरुण देवता को समर्पित है। ऋतस्य गोपा जनस्य राजा वरुण। ऋतस्य गोपा जनस्य राजा वरुण को समर्पित है 7वां मंडल। 9वां मंडल जो सोम देवता को समर्पित है। किसको? यानी पौमान और सोम ने इसकी रचना की। तो इस मंडल में वर्णित समस्त 114 सूक्त सोम देवता को समर्पित हैं। इसे सोम मंडल या पौमान मंडल भी कहा जाता है। तो ऋग्वेद के किस मंडल को पौमान मंडल कहते हैं? आंसर 9वें मंडल को। किस ऋग्वेद के किस मंडल को सोम मंडल कहते हैं? आंसर 9वें मंडल को। इस मंडल के ऋषियों को पौमान्या की संज्ञा प्रदान की गई। 10वां मंडल त्रिथ, विमद, श्रद्धा, कामायनी। 10वां मंडल किसने लिखा है? त्रिथ, विमद, श्रद्धा और कामायनी। नासदीय सूक्त, नदी सूक्त, सूर्य सूक्त और पुरुष सूक्तों का वर्णन इसी मंडल में किया गया है। सूर्य सूक्त में विवाह संस्कार से जुड़े अनुष्ठानों का उल्लेख मिलता है। विवाह संस्कार से जुड़े अनुष्ठानों का उल्लेख मिलता है। पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है। यानी मैंने आपको बता दिया कि शूद्र शब्द का उल्लेख केवल एक बार, कम से कम 1000 बार क्वेश्चन बना हुआ है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में शूद्र शब्द का उल्लेख एक बार, ये याद कर लो अभी। ठीक है। पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है। राजा पुरुर्वा, उर्वशी, यम यमी संवाद, शर्मा पाणी संवाद और इला संवाद का वर्णन भी इसी मंडल में मिलता है। राजा पुरुर्वा और उर्वशी के प्रणय प्रसंग पर कालिदास ने भी एक ग्रंथ लिखा है। कौन सा? विक्रमो उर्वशी। विक्रमो उर्वशी। तो यानी राजा पुरुर्वा और उर्वशी का प्रणय प्रसंग। ठीक है। यम यमी संवाद ये भी 10वें मंडल में मिलता है। शर्मा पाणी संवाद ये भी 10वें मंडल में। इला संवाद ये भी 10वें मंडल में। दूसरा, अब ऋग्वेद में किस शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ? तो पिता का उल्लेख 335 बार हुआ। पिता का उल्लेख, सेना का उल्लेख 20 बार हुआ है, जन का उल्लेख 275 बार हुआ है, ग्राम का उल्लेख 13 बार, ब्राह्मण का 15 बार, बृहस्पति का 11 बार, इंद्र का 250 बार। आईएएस में पूछा गया इंद्र का उल्लेख कितनी बार? 250 बार। राष्ट्र का 10 बार, माता का 234 बार। पिताजी ज्यादा है, इसका मतलब 335 बार उल्लेख हो रखा है। माँ का उल्लेख कितनी बार? 234 बार। तो 335 में से 234 घटा दो, कितना आया? 101। 101 बार ज्यादा है पिताजी का उल्लेख। ठीक है। समिति का उल्लेख 9 बार, अश्व का उल्लेख 215 बार। अश्व जो है प्रिय पशु है किसका? आर्यों का। 215 बार उल्लेख हुआ है। गाय से ज्यादा हुआ है, गाय 176 बार हुआ है। कितनी बार? सभा का 8 बार, अग्नि का 200 बार, क्षत्रिय का 9 बार, यमुना का 3 बार, यमुना का 3 बार, विष का कई जन से मिलकर क्या बनता था? विष बनता था 170 बार, राजा का 1 बार,
सोम देवता का 144 बार, पृथ्वी का 1 बार, है ना, रुद्र का 3 बार, वैश्य का 1 बार, विदत का 122 बार। सभा, समिति, विदत और गण, ये 4 राजनीतिक संस्थाएं थी उस समय की। तो इसलिए इनको याद करना आपने कि सभा का उल्लेख कितनी बार, 8 बार, विदत का उल्लेख कितनी बार, 122 बार। विदत बहुत पुरानी संस्था थी, सबसे पुरानी संस्था थी इनकी राजनीतिक, ठीक है। सभा और विदत में महिलाओं को अधिकार था भाग लेने का। इसका मतलब ऋग्वैदिक कालीन महिलाएं राजनीति में भाग लेती थी, सभा और विदत में भाग लेती थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते उनको 2 अधिकारों से वंचित कर दिया गया, एक पैतृक संपत्ति से और दूसरा राजनीति में भाग लेने से, ठीक है। शूद्र शब्द का 1 बार, विष्णु का 100 बार, गंगा का 1 बार, गंगा 1 बार, यमुना 3 बार, ठीक है। गण का 46 बार, ब्रज यानी गौशाला का 45 बार, कृषि का 24 बार, कृषि क्वेश्चन बना हुआ है, वरुण का 30 बार, वर्ण का 23 बार, वर्ण का 23 बार, आर्य का 36 बार। आर्य शब्द कितनी बार, ध्यान रखना, वर्ण का अर्थ रंग के अर्थ में लिया जाता है। आर्य जब यहाँ आए ऐसा बताया जाता है, तो यहाँ के जो लोग थे, यानी अगर सिंधु घाटी सभ्यता में आए या जो भी आए, तो वो लोग तो लंबे चौड़े थे, गोरे थे, सुनहरे बाल थे, लंबी नाक थी, सब था। यहाँ पर जब वो आए तो उन्होंने कहा कि भाई क्या वर्ण, रंग क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। रंग मतलब हमारे बच्चे मिक्स ना हो जाएं, धीरे धीरे करके ये भावना आई ना, मिक्स ना हो जाएं किनके साथ, अनार्यों के साथ। इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, क्या कर दिया, जो आप दिखता है ना कि अलग कर दिया, कि अब अनटचेबिलिटी आ गई धीरे धीरे करके। यहां पर नहीं आई ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में भी नहीं है, लेकिन आगे चलकर अनटचेबिलिटी, कि भाई ऐसा ना हो कि हमारी संतानें क्या हो जाए, वर्ण खो दें हम। अरे आज भी शादी में जब देखने जाते हो या देखने आते हो तो क्या देखते हैं सबसे पहले, जी मुंडा गोरा है जी, है ना, बालिका बड़ी सुंदर है जी, गोरी है, यही तो देखते हैं, यही देखते हैं ना। इसका मतलब चली आ रही परंपरा है। जबकि साइंस कहता है कि जो काले लोग हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं, जिनका रंग कैसा होता है, गेहुआ हो गया है, जो थोड़ा ब्लैक हो गया, वो ज़्यादा अच्छे हैं, ज़्यादा स्वस्थ माने जाते हैं। क्यों क्यों माने जाते हैं स्वस्थ? सनरेज, सनरेज, मेलानिन, ठीक है, पर वो दिमाग में बैठा हुआ है। लेकिन पंजाब में बताया जाता है कि मुंडा अगर काला है तो रिश्ता होता है। इसका मतलब वो खेती बाड़ी करता है, वो घर में नहीं बैठा रहता। पुरुष जब खेती करेगा तो उसका रंग सूरज में क्या होगा, काला शाह काला, गाने भी चलते हैं वो, क्या चलते हैं, काले हैं दिल वाले गोरियन दफा करो, जो गोरे हैं उसको दफा करो, और जो काले हैं वो क्या है, दिल वाले हैं। इसका मतलब गाय भी पाल रहे हैं, खेती भी कर रहे हैं, इसका मतलब खाने को भी मिलेगा, दूध दही घी मक्खन सब मिलेगा। समझ में आया? चलो जी, ऋग्वेद एवं ईरानी धर्म ग्रंथ जैन व्यवस्था में आश्चर्यजनक समानता पाई जाती है, आश्चर्यजनक समानता पाई जाती है। ये दोनों ग्रंथ भारोपीय भाषा के प्राचीनतम ग्रंथ हैं। ऋग्वेद का प्रारंभ अग्नि की उपासना से होता है। अग्नि, अग्नि को पथिकृत कहा गया है, क्या कहा गया है, रास्ता बनाने वाला। और अग्नि को माध्यम माना गया है मनुष्यों और देवताओं के बीच में क्या करने का, माध्यम माना गया। इसीलिए आपने देखा होगा जब यज्ञ होता है तो अग्नि प्रज्वलित की जाती है, उसके बाद जितनी भी चीजें देवताओं को चढ़ानी वो सब किसमें भस्म की जाती हैं, अग्नि में। जौ, आर्यों का प्रिय जो भोजन था वो क्या था, जौ, कहाँ डालते हैं, अग्नि में। तिल अग्नि में, और क्या क्या देते हैं, घी अग्नि में, शहद अग्नि में। और लास्ट में फिर क्या होता है, जब यज्ञ संपन्न हो जाता है तो उसके बाद उसको क्या करते हैं, लगाते हैं माथे पे, नाक पे लगाते कि नहीं लगाते। ये जो परंपराएं, इनको समझो, ये परंपराएं आज की नहीं है, हजारों साल पुरानी परंपराएं। ये अलग बात है कि यज्ञों का आकार इतना बड़ा हो गया था, बाद में जंगलों की कटाई शुरू कर दी गई, कई बैलों की बलि दी गई, कई गायों का दान करना पड़ा, ठीक है, ब्राह्मणों को। तो तब फिर बुद्ध हुए, बुद्ध ने कहा लकड़ी का जलना शुद्धि मत मानो, क्योंकि अर्थव्यवस्था जब प्रभावित होने लगेगी किसी चीज से तो तब क्या होगा, एक विचार आएगा ना। वो विचार कौन लेके आए, बुद्ध लेके आए। बुद्ध ने क्या कर दिया, उन्होंने कहा सृष्टि का कार्यकारण अपने कार्यकारण सिद्धांत पर चलती है, कोई परमपिता ब्रह्मा नहीं है, ईश्वर को उन्होंने नकार दिया बुद्ध ने। तो लोगों ने भी उनको क्या करना, फॉलो करना शुरू कर दिया। कारण ये है कि बहुत ज्यादा कर्मकांड होने लग गए थे। क्या होने लग गए थे,
कर्म कांड, यानी प्रत्येक गृहस्थ को क्या है, अपने बैल भी देने पड़ रहे, अपनी गायें भी दान में करनी पड़ रही, ठीक है, जंगल भी काटने पड़ रहे, घी भी सारा कहाँ जा रहा, यज्ञों में जा रहा, जौ भी कहाँ जा रहा, यज्ञों में जा रहा, तो तिल भी कहाँ जा रहा। तो भाई एक ना एक समय तो आएगा ना जब आदमी खिन्न हो जाएगा इस चीज से। तो समय की मांग थे बुद्ध, इसलिए बौद्ध धर्म क्या हुआ इस देश में प्रचलित हुआ। इसीलिए बोलते हैं अति हर चीज की बुरी है। आजकल ठीक है, यज्ञ छोटे से टिन के डब्बे में क्या होता है, अग्निकुंड बनाते हैं, उसमें यज्ञ किया, जो भी है मानसिक शांति के लिए जो भी है ना, चलो जी। पर अगर आपसे ऐसा कहा जाता कि 1000 गाय दान में करनी है तो क्या करते? और बैलों की बलि देनी है तो क्या करते? तो पता चला जिनसे हल चलाना था वो बलि में चले गए, गाय हमने क्या कर दी, दान में दे दी, पैसे हुए नहीं तो अपनी पुत्रियों के विवाह भी क्या कर दिए, ब्राह्मणों से कर दिए, देव विवाह कहा गया उन्हें। क्या कहा गया? विवाह के प्रकार पढ़ेंगे अभी आप, 8 प्रकार के विवाह होते हैं, उसमें देव विवाह होता है कि यज्ञ करने वाला जो यजमान होगा वो यज्ञ करने वाले ब्राह्मण को अपनी पुत्री सौंप देगा, तो उसको क्या बोल दिया, देव विवाह। और जो यज्ञ करने वाला वो होगा वो भी घर जाएगा तो कुछ पत्नियां पहले से होंगी घर में, और वो भी क्या नहीं करेंगी, वो भी एक्सेप्ट करेंगी उनको कि दक्षिणा में आई है। समझ में आ गया? अस्तोमा सदगमया तमसोमा ज्योतिर्गमया, ये कहां पर लिखा हुआ है? ऋग्वेद में लिखा हुआ। कहां लिखा हुआ? क्या मतलब होता है इसका? अस्तोमा सदगमया तमसोमा ज्योतिर्गमया, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप। असत्य से सत्य की ओर ले जाइए हमें, और अज्ञान अंधकार रूपी अज्ञान से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाइए, है ना। अच्छा, ऋग्वेद में कतिपय सूक्तों की रचना गौतम राहुगढ़ ने की थी, जो मुख्य रूप से अग्नि की प्रार्थना से संबद्ध है। ऋग्वेद के 4थे मंडल के 3 मंत्रों की रचना त्रासदस्यु और अजमीड और पुरमीड नामक 3 राजाओं के द्वारा की गई। बड़े कठिन नाम है, त्रासदस्यु, अजमीड और पुरमीड नामक 3 राजाओं के द्वारा की गई थी। दीर्घतमा ऋषि द्वारा विवाह को एक संस्था के रूप में विकसित किए जाने का उल्लेख ऋग्वेद में प्राप्त होता है। यानी विवाह को एक संस्था के रूप में विकसित किए जाने का उल्लेख कहां प्राप्त होता है? ऋग्वेद में। किसने किया विवाह को एक संस्था के रूप में विकसित? आंसर, दीर्घतमा ऋषि ने। किसने? दीर्घतमा ऋषि ने। वो सेंट वैलेंटाइन तो बहुत बाद में आया यूरोप में, जिसने कुछ लोगों के जोड़ों के विवाह करा दिए। यहां पर विवाह पहले से क्या है, प्रथा रही, ठीक है। इस्लाम में विवाह एक कॉन्ट्रैक्ट है, कभी भी तोड़ा जा सकता है। यहां पर जो विवाह है वो क्या है? 7 जन्मों का बंधन माना जाता है। 7 फेरों के 7 जन्म प्यारी दुल्हनियां भूल ना जाना, ऐसे वो गाने चलते हैं यहाँ पर। 7 फेरे हो गए तो क्या हो गया? 7 जन्म, ठीक है। उसके बाद आता है यजुर्वेद। इसके बाद आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद, यजुष का अर्थ यज्ञ होता है। यह वेद कर्मकांड प्रधान है। इसमें विभिन्न यज्ञों, उनके विधि विधानों और कर्मकांडों का विवरण है। तो यज्ञों का, उनके विधि विधानों का, कर्मकांडों का विवरण कहां प्राप्त होता है? आंसर, यजुर्वेद में। इसमें यज्ञों को संपन्न कराने के लिए उपयोगी मंत्रों का संकलन है, जिनका उच्चारण यज्ञों के अनुसार अधर्वयु नामक पुरोहित करता है। अब जैसे वहां पे होत्री पढ़ा हमने ऋग्वेद में, यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं? धर्वयु पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? मैच करने के लिए आएगा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वेद, उच्चारण करता मैच करने पड़ेंगे आपको। तो पहले वाले का क्या पढ़ लिया हमने? होत्री। दूसरे वाले का क्या पढ़ लिया हमने? अधर्वयु, ठीक है। यह वेद पद्य के साथ साथ गद्य में भी है। फिर दूसरा क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा बात बना है वो ये बना है कि कौन सा वेद ऐसा है जो प्रोज और पोइट्री दोनों में है? आंसर, यजुर्वेद। प्रोज और पोइट्री, गद्य पद्य दोनों में है। यजुर्वेद के गद्य भाग के प्रत्येक अंग को यजुष की भी संज्ञा दी गई है। यह वेद 2 भागों में विभक्त है, जैसे कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद में छंदोबद्ध मंत्र एवं गद्यात्मक वाक्यों का विनियोग है। इसकी 4 शाखाएं हैं, काठक, कपिस्टल, तैत्तिरीय, मैत्रायणी। काठक, कपिस्टल, तैत्तिरीय और मैत्रायणी, ये क्वेश्चन बना हुआ है। कृष्ण यजुर्वेद के भाग हैं। शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, माध्यान्दिन और काण्व। माध्यान्दिन और काण्व। माध्यान्दिन शाखा को वाजस्नेयी संहिता भी कहते हैं, क्योंकि इसके दृष्टा वाजस्नेयी के पुत्र याज्ञवल्क्य थे। कौन थे? वाजस्नेयी के पुत्र याज्ञवल्क्य थे। इस संहिता में पुरुष मेध यज्ञ खंड में बलि यानी कर, बलि मतलब टैक्स, बलि मतलब कर
से पीड़ितों की सूची दी गई है, जिसमें शिल्प और व्यवसायों की एक लंबी तालिका का उल्लेख है। शुक्ल यजुर्वेद पद्य में है, क्योंकि इसमें केवल मंत्रों का संकलन किया गया है। कृष्ण यजुर्वेद में यज्ञों की विधि के साथ साथ आर्थिक और न्यायिक प्रक्रियाओं का भी विवरण प्राप्त होता है। इस वेद का अंतिम भाग ईशोपनिषद है। इस वेद का अंतिम भाग क्या है? ईशोपनिषद है, जिसके विषय याज्ञिक विधि विधान ना होकर दार्शनिक एवं आध्यात्मिक है। दर्शन वैसे भी उपनिषद में दर्शन ही होगा। तो यजुर्वेद के दो पार्ट कौन? शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद के दो पार्ट कौन? माध्यान्ह यानी वाजस्नेयी संहिता और काण्व, वाजस्नेयी संहिता और काण्व। कृष्ण यजुर्वेद के चार पार्ट मैंने बता दिए, तैत्तिरीय, काठक कपिस्टल, तैत्तिरीय, मैत्रायणी। काठक कपिस्टल, तैत्तिरीय और मैत्रायणी, ठीक है। उसके बाद आता सामवेद। साम का अर्थ संगीत अथवा गान होता है। इस वेद के प्रथम दृष्टा ऋषि जैमिनी थे। प्रथम दृष्टा ऋषि कौन थे? जैमिनी थे। कालांतर में सुकर्मा ने इसका विस्तार किया। इस वेद में मंत्रों की संख्या 1875 है। इसमें से केवल 75 मंत्र यानी ऋचाएं, कुछ विद्वानों के अनुसार 99 व 104 मंत्री नए हैं। से सभी मंत्र ऋग्वेद से लिए गए। सभी मंत्र कहां से लिए गए? इसलिए यह वेद ऋग्वेद से अभिन्न माना जाता है। सामवेद पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक दो भागों में विभक्त है। इसमें यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। जो भी व्यक्ति इन मंत्रों को गाता है उसको गाता की संज्ञा प्रदान की जाती है। तो अब ऋग्वेद का हो गया होत्री, यजुर्वेद का हो गया अथर्वयु और सामवेद का हो गया उद्गात्री या उद्गाता, उद्गाता या उद्गात्री। यह वेद पद्य में है। इसमें मुख्यतः सूर्य स्तुति के मंत्र हैं। इसके दो भाग हैं, अर्थात आर्चिक एवं गान। कौथमीय, जैमिनीय, राणायनीय इसकी प्रमुख शाखाएं हैं। यहां से क्वेश्चन बना है। कौथमीय, राणायनीय और जैमिनीय इसकी प्रमुख शाखाएं हैं। वर्तमान में कौथमीय शाखा का प्रचलन सबसे अधिक है। जैमिनीय शाखा को तलवकार की संज्ञा भी प्रदान की जाती है। गीता में श्री कृष्ण ने स्वयं को सामवेद कहा है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण जब विराट रूप दिखाते हैं किसको? अर्जुन को, तो वो बोलते हैं वेदों में मैं क्या हूं? सामवेद हूं। वेदों में क्या हूं? सामवेद हूं। इस वेद को भारतीय संगीत शास्त्र का मूल कहा जाता है। सबसे ज्यादा बार पूछा गया प्रश्न कि भारतीय संगीत का मूल क्या है? आंसर सामवेद। और इसी के साथ एक और याद करना नाम आप, भरत मुनि का नाट्य शास्त्र। आईएएस का क्वेश्चन है, नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? आगे चलकर की भरत मुनि ने की। किसने की? भरत मुनि, नाट्य शास्त्र, ठीक है। तो नारद शिक्षा में सामगान संबंधी कुछ मैं तथ्य बता रहा हूं। स्वर कितने होते हैं? 7 होते हैं। आज भी 7 ही होते हैं। जगजीत सिंह थे, गजल गायक थे। उनसे किसी ने पूछा कि पाकिस्तानी गजल गायकों में और यहाँ के गजल गायकों में क्या डिफरेंस है? उन्होंने कहा पाकिस्तानी गजल गायक मतलब सब कुछ तो यहीं से ले गए वो। भाई सुर 7 होते हैं तो हमारे भी 7 हैं, उनके भी 7 हैं। इस्लाम में तो संगीत वर्जित है, इस्लाम में हराम है संगीत। तो उन्होंने कहा वो जो वहां पर गा रहे हैं अच्छा गाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, अच्छा गाते हैं, लेकिन क्या है जो भी ले गए हैं, जो भी घराने हैं वो यहाँ से लेकर गए हैं, जो जितनी भी शिक्षा लेकर गए इसकी गाने की। तो संगीत स्वर जो है वो 7 हैं। सा रे ग म प ध नि। ग्राम जो होते हैं 3 होते हैं, मंद, मध्य और तीव्र। मूर्छनाएं जो होती हैं 7 स्वर गुणा 3 ग्राम बराबर 21 मूर्छनाएं होती हैं। मूर्छनाओं की संख्या कितनी होती है? 21 होती है। तान जो होते हैं 49 होते हैं। 7 स्वर गुणा 7 स्वर बराबर 49 तान। अब देखो, ना तो आपको ज्यादा संगीत का इतना ज्ञान है ना मुझे है, तो लेकिन आपने क्या करना, पेपर में अगर पूछ लिया कि स्वर कितने होते हैं, 7 होते हैं। ग्राम कितने होते हैं? 3 होते हैं। मंद, मध्य और तीव्र। मूर्छनाएं कितनी होती हैं? 21 होती हैं। तान कितने होते हैं? 49 होते हैं। ये याद करिए। समझ में आ गया? ठीक है। अगले लेक्चर में मैं आपको अथर्ववेद के बारे में